आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। लेकिन हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखें इसके पहले थोड़ी सी ज़रूरी बात है, वो मैं आपसे चर्चा कर लूँ, फिर हम लोग इसको हल करना सीखते हैं। देखिए, ये गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न है आपको 21वें नंबर पर मिलेगा। लेकिन इसके पहले जो बच्चे 2022 तक परीक्षा दिए हैं उनको ये प्रश्न पहले तीसरे नंबर पर मिलता था, अब 21वें पर चला गया है। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आपकी कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है वो बदल गया है, उसका मॉडल बदल गया है। अब आपको 20 प्रश्न विकल्प वाले शुरू में मिलेंगे। यानी प्रश्न रहेगा, उसके 4 उत्तर रहेंगे और उनमें से जो सही उत्तर होगा ना, उसका उत्तर आपको OMR शीट में काला करना है। ध्यान रहे, 20 प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं, उनको OMR शीट में काला करना है। ठीक है, जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, इसी तरह से OMR शीट होती है और इसी तरह से प्रश्नों को हल करना होता है, उसमें काला करना होता है। ठीक है, तो अब आपको 20 प्रश्न के लिए OMR शीट मिलेगी। दूसरी बात, उसके बाद जब 21वें से प्रश्न आएगा तो 21 से लेकर आखिरी तक का जो प्रश्न है उसको आपको कॉपी पर लिखना है, जो कि हमेशा आपको कॉपी मिलती रही है। यानी अब की बार बोर्ड की परीक्षा में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, OMR शीट और लिखने के लिए कॉपी। पेपर एक ही होगा, पेपर नहीं 2 होंगे। 20 प्रश्न जो हैं वो भी एक ही पेपर में आएंगे। ठीक है, और उसे लिखने के बाद आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे आपसे OMR शीट भी ले लेंगे और कॉपी भी ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा अब आपके लिए हो गया है कि आपको बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना होगा। और वो जो 20 प्रश्न शुरू में आते हैं विकल्प वाले, जिसमें 4 उत्तर होते हैं, एक सही होता है, वो आपके काव्य खंड से, गद्य खंड से, संस्कृत से और व्याकरण से, चारों जगह से पूछे जाते हैं। तो अब आपको अच्छे से मन लगा करके पूरी किताब को कवर करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आखिर ये प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा कैसे जाता है। तो देखिए, आपके बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, गद्यांशों शब्द आया, इसका मतलब एक से ज़्यादा गद्यांश रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपकी बोर्ड की परीक्षा में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक जो आपको सरल लगे उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। देखिए, इसी तरह से आपके पेपर में 2 गद्यांश दिए रहेंगे, कोई एक करना होगा और उसके नीचे ये 3 प्रश्न इस तरह से रहेंगे। ध्यान रहे, 3 ही प्रश्न होते हैं, 3 से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको 2 प्रश्न का उत्तर तो आ रहा है लेकिन एक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कम से कम जो 2 आ रहा है ना उसी का उत्तर आप जरूर लिख दीजिए। आपको कम से कम 2 प्रश्न के जो अंक हैं, जो नंबर हैं, वो मिल जाएंगे। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए कि कोई एक आ रहा है तो आप बाकी, एक नहीं आ रहा है तो बाकी को आप छोड़ दीजिए। जितना आ रहा है कम से कम उतना ही आप कर लीजिए। ठीक है, और अगली बात, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में ही छिपे हुए मिलेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आपको इनका उत्तर बाहर भी नहीं ढूंढना है, इसी में से ही आपको मिलेंगे। अब यह है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी इसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यदि इसमें कोई कठिन शब्द आया है तो पहले उसका सरल अर्थ जान लेते हैं, फिर हम लोग एक एक प्रश्न को लेकर के हल करते हैं। तो आप भी मेरे साथ गद्यांश को पढ़ लीजिए। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, और अतुल, अतुल मतलब अपार या असीमित। वैसे तो अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके, लेकिन हम शब्दों का सरलीकरण कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे कहेंगे अपार या असीमित। शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के
उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर उठाने में, यानी कि विकास करने में, और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में, यानी उसका पतन करने पे में, उसके विकास को रोकने में, गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहित मतलब उत्साहित करे। जो आपके मन में अच्छी भावना है, अहिंसा और त्याग की भावना है, उस भावना को उत्साहित करे। और भोग भावना, देखिए भोग भावना का मतलब होता है भोग विलास की भावना। दुनिया भर की जो तमाम वस्तुएं हैं उनका संग्रह करना, उनका भोग करना, सुख भोगने की इच्छा रखना, तो भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित मतलब एक तरह से नियंत्रित भी कर सकती है, और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो इस तरह से ये गद्यांश था, और इसमें जितने भी कठिन शब्द आए थे उसके सरल अर्थ को हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न लेते हैं और हल करना सीखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पढ़ लीजिए एक बार। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग संदर्भ लिखना सीखते हैं। देखिए किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए 3 जरूरी बातें होती हैं। वो चीज़ें जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेंगी आप संदर्भ नहीं लिख पाएंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं, ध्यान से सुनिए। पहला है आपको किताब का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, और तीसरी चीज़ लेखक का नाम। ये 3 चीज़ें जब तक आपको नहीं मालूम होंगी तब तक आप संदर्भ नहीं लिख सकते। और एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब हम पाठ को मेंशन करते हैं तो पाठ का नाम मेंशन करते हैं, लेकिन कभी कभी संदर्भ में हम पाठ को न मेंशन करके हम विधा को भी मेंशन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विधा का नाम भी मालूम होना चाहिए। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न उत्तर नंबर रहेगा उसको आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न का नंबर रहेगा, अ ब स जो भी रहेगा उसको डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब चलिए संदर्भ को हम लोग लिखते हैं। आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी। अब देखिए जो किताब का नाम हिंदी है, आप इसको दूसरे रंग की पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने काले रंग से लिखा है और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आगे चलिए। हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति, ये पाठ का नाम है, इसको भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में और दूसरे रंग की पेन से लिखना है, ठीक है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और जो लेखक होंगे उसको भी आप दूसरे रंग की पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। देखिए संदर्भ लिखने का तो ये एक तरीका हो गया। मैंने कहा दूसरा एक तरीका होता है कि आप विधा को मेंशन करें। तब कैसे आप लिखेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, थोड़ा सा बदलेगा, उसको भी समझ लीजिए। उसमें आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी, जैसे मैंने पहले कहा वो करना ही है आपको। हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से। अब देखिए मैं पाठ को छोड़ करके यहाँ पर विधा मेंशन कर रहा हूँ, तो निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो चाहे आप पाठ को मेंशन करके संदर्भ लिख लीजिए, चाहे विधा को, दोनों सही होता है, जो आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न एक बार आप पढ़ लीजिए। विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपयोग के लिए हमें किस भावना को
जागृत रखना है। तो देखिए मैंने कहा कि तीनों प्रश्न का उत्तर आपको इसी गद्यांश से ही ढूंढना होता है। तो चलिए गद्यांश को आप पढ़िए तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़िए। उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना, देखिए ये उत्तर है आपका, अहिंसात्मक त्याग भावना, इसी चीज़ को लिखना है। आप कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। मैं एक बार यहाँ भी दिखा देता हूँ और फिर आगे आपको जो लिखा हूँ वो भी दिखा देता हूँ। देखिए आप लिखेंगे विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपभोग के लिए हमें अहिंसात्मक त्याग भावना को जागृत रखना है। यही चीज़ मैंने लिखा भी है, आप देख लीजिए एक बार। देखिए विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपभोग के लिए हमें अहिंसात्मक त्याग भावना को जागृत रखना है और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। एक बार तीसरा प्रश्न आप पढ़ लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यही एक प्रश्न है जो सबको परेशान करता है और इसी एक प्रश्न के डर से आप कभी गद्यांश पढ़ते नहीं हो। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ ना, यही एक चीज़ आपको परेशान करती है। तो बहुत ही सरल होता है। चलिए मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग पहले ये देख लें कि रेखा कहाँ खींची है। तो देखिए यहाँ से रेखा खींची है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंडरलाइन है, रेखा खींची हुई है, यहाँ तक है और इस लाइन में यहाँ तक है। इतने की व्याख्या आपको करनी है। तो चलिए एक बार मैं व्याख्या आपको बोल के बता देता हूँ, फिर उसी चीज़ को मैंने लिखा भी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए किसी भी गद्यांश की व्याख्या में दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम शब्दों का सरलीकरण कर देते हैं, यानी यदि गद्यांश में कोई कठिन शब्द आए तो उसको बदल के सरल अर्थ लिख दीजिए उसका। ठीक है, सरल अर्थ वाला शब्द। और दूसरी चीज़ें, यदि आप थोड़ी बहुत बातें समझ रहे हैं गद्यांश की तो उसको प्रूफ करने के लिए, उसको थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमको अपनी तरफ से जोड़ देनी चाहिए, जोड़ देनी पड़ती हैं। कैसे, ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। देखिए इस लाइन में जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि विज्ञान ने मनुष्य को अपार और आश्चर्यजनक शक्ति दी है। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, इन दोनों शब्दों का सरलीकरण कर दीजिए और थोड़ा सा आप अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे। आप लिखेंगे कि आज का युग विज्ञान का युग है। मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके रोज नए नए आविष्कार कर रहा है, जिसके कारण उसे आश्चर्यजनक और असीमित शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। इतने की व्याख्या हो गई। ठीक है, आगे देखिए। उसका उपयोग मतलब विज्ञान की शक्ति का उपयोग। ठीक है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह को गिराने में होता ही रहेगा। फिर इतने की व्याख्या हो जाएगी। विज्ञान की शक्ति का प्रयोग करने वाले लोग दो तरह के होते हैं। पहले वे लोग हैं जो उसका उपयोग व्यक्ति के विकास के लिए, उत्कर्ष के लिए करते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जो व्यक्तियों के विनाश के लिए या उनको नीचे गिराने के लिए विज्ञान की शक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे लेखक बताता है कि इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो विज्ञान की शक्ति है उसको लोग नीचे गिराने के लिए प्रयोग में ना लाएं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो लेखक आगे कहते हैं, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। लेखक कहते हैं कि इसलिए हम विज्ञान की शक्ति का अच्छा प्रयोग करें, किसी को गिराएं ना, उसके लिए लोगों के अंदर हमको उस भावना को जागृत रखना है। आगे मिलेगा किस भावना को, उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को, देखिए अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। यानी इस लाइन में जो लेखक है कह रहे हैं कि लोगों के हाथों में जो विज्ञान की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उनके हाथों में हमको ऐसे साधन रखने होंगे जिससे कि वो विज्ञान की शक्ति का प्रयोग अच्छे से करें, मानव के उत्कर्ष के लिए। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे कहने का मतलब ये है
कि जैसे किसी को आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विज्ञान की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दे रहे हैं, तो उसको हमको नैतिकता का भी पाठ पढ़ाना होगा कि इस शक्ति का उपयोग आप मानव के हित के लिए करेंगे। यदि आप उसको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे ना, तो वो विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग करेगा, लोगों को मारेगा, गिराएगा। तो हमको उनको विज्ञान की शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी देनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी बातें महापुरुषों के बारे में भी उनको बताना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि उनको जागृत करने के लिए ऐसे साधनों को उनके हाथ में रखना होगा। तो यही जो नैतिक शिक्षा है, उनको विज्ञान के साथ नैतिक शिक्षा की शिक्षा देना पड़ेगा, उनको महापुरुषों के बारे में बताना पड़ेगा, उनको उन लोगों के बारे में बताना पड़ेगा जिन्होंने अपना सुख छोड़ करके लोगों के त्याग के लिए काम किया है। तो वो चीज़ें भी हमको बतानी पड़ेंगी, और यही चीज़ उसके अंदर अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, और उसकी जो भोग भावना है, जो सुख भोगने की इच्छा है, उसको दबा सकती है। ठीक है, और यही चीज़ आपको बना करके लिख देना है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ सकते हैं, तो कम से कम शब्दों का सरलीकरण करके थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आप बदल सकते हैं तो थोड़ा ही बहुत बदल दीजिए। थोड़ा बहुत बदल के भी लिख देंगे ना, तो आपको निश्चित रूप से नंबर मिल जाएगा। यानी कि यदि आपको थोड़ा सा भी आ रहा है तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे थोड़ा आ रहा है तो मैं छोड़ दूँ। ठीक है, अब चलिए मैं इसको लिखते कैसे हैं, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, उसको भी ज़रा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये स वाली जगह पर था, तो आप स डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे। अब देखिए, इतनी देर तक जो सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, उसी को मैंने वाक्य बना करके लिख दिया और मेरी व्याख्या पूरी हो गई। तो आपको भी जो थोड़ा आए, कम आए, ज़्यादा आए, उतना ही आप लिख दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ठीक है, तो चलिए, मैंने जो बोला था वही मैंने लिखा हूँ, ध्यान से आप सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृत की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं। देखिए, कोई भी गद्यांश हो, यह भाषा आपकी हमेशा जुड़ेगी शुरू में। मान लीजिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद है, तो मैं राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूँ। कोई दूसरा भी यदि गद्यांश होगा ना, तो आप शुरू में इतना जरूर लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक और जो भी पाठ होगा कहते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं, ऐसे ही आप शुरुआत कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप व्याख्या मत करिएगा। हमारी बात शायद आप समझ रहे होंगे। फिर से सुनिए, आप शुरू में चाहे कोई भी आए, इसी तरह की भाषा शुरू में प्रयोग करेंगे। फिर से मैं पढ़ता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृत की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब मैं पद्यांश की लाइन पर आ जाता हूँ। आज का युग विज्ञान का युग है। मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नित नए नए आविष्कार कर रहा है, जिसके कारण वह लगातार आश्चर्यजनक और असीमित शक्तियों का स्वामी होता जा रहा है। विज्ञान द्वारा प्राप्त इन शक्तियों का उपयोग जहाँ एक व्यक्ति और समुदाय के उत्कर्ष के लिए होता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका उपयोग दूसरे व्यक्ति और समुदाय को गिराने में होता है। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है। लेखक कहते हैं, बीच में शब्द का यूज जरूर करिए। लेखक कहते हैं, थोड़ा सा व्याख्या करिए, फिर बीच में जोड़िए। लेखक कहते हैं, जो लोग विज्ञान की शक्तियों का उपयोग मानव को नीचे गिराने और उनके विनाश के लिए करते हैं, उन्हें जागृत करने के लिए हमें उनके हाथों में ऐसे साधन रखने होंगे जो उनके हृदय में त्याग, अहिंसा जैसी भावना को जागृत कर सके और उनकी भोग विलास की भावना को भी नियंत्रित करे। और इस तरह से आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, थोड़ा आए कम आए लेकिन लिखिए ज़रूर। बस शुरू में थोड़े को लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं, ऐसे ही आप शुरू कीजिएगा। ठीक है, बाकी बीच में थोड़ा कम ज़्यादा जो भी आ रहा है आप लिख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।